दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए कक्षा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अध्याय है आपका जनरल स्वास्थ्य से संबंधित। आपको 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जनरल स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इनके समस्याएं और कार्य नीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसको जानने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जनरल स्वास्थ्य क्या होता है। तो जो जनरल स्वास्थ्य होता है, मतलब स्वास्थ्य क्या होता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन या जो एक परफेक्ट व्यक्ति है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। क्या एक व्यक्ति आपका मोटा है और खा पी के वो मोटा हो गया है, तो क्या आप उसको स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे? या जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही ना हो, वो क्या करता हो, उसको आप स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे? या कोई व्यक्ति आपके समाज में रहता है, उसको बोलने का ढंग ना हो, मतलब उसका बिहेवियर इक्वल ना हो, तो उसको आप स्वस्थ करेंगे? तो ये सब स्वस्थ व्यक्ति के क्वालिटी नहीं होते। तो स्वस्थ आप क्या, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं या जो आपका स्वास्थ्य होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? या जनरल स्वास्थ्य क्या होता है? जनरल मतलब निर्माण करना, जन्म देना। तो जो जनरल स्वास्थ्य होता है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम बोलते हैं WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनरल स्वास्थ्य का अर्थ है कोई व्यक्ति जब जन्म से सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ हो, तो वो क्या कहलाता है? जनरल स्वास्थ्य कहलाता है। तो जनरल स्वास्थ्य में ध्यान देने वाली ये बात है, या आप एक वर्ड में या एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि जनरल स्वास्थ्य WHO के अनुसार हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल स्वास्थ्य। या उसको हम क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट पर्सन। तो आपको इन चारों वर्ड में से शारीरिक मतलब उनकी शारीरिक, उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उनकी शारीरिक आकार अच्छी हो, मानसिक कि उन क्या हो, मेंटली प्रिपेयर हो, उनकी जो मानसिकता हो वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक, क्यों? अगर व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में क्या आप लोगों से कैसे बिहेव करेंगे या कैसे लोगों से आप बातचीत करेंगे, तो इन सारी बातों को भी क्या करेंगे? अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे। संवेगात्मक, तो संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक को हम बोलते हैं इमोशन, कि आपके अंदर कुछ इमोशन भी होना जरूरी है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाई जाती है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनकी समस्याएं एवं कार्यनीति। तो जो जनरल स्वास्थ्य है, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, या इन पे समस्याओं के बाद उन पे हम क्या करते हैं? समस्याओं के समाधान के लिए उन पे हम कार्य करते हैं। तो क्या क्या कार्य करते हैं? तो पहले हम इनकी समस्याएं पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इनकी कार्यनीति पढ़ेंगे। तो जो जनरल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जनरल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं निम्नवत है या निम्नलिखित है। उसमें से पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है यौन संबंधित शिक्षा, तीसरा है यौन संबंधित अपराध, चौथा है यौन संचारित रोग और आपका है बाल विवाह। तो आप भी आज देख रहे हैं कि आज के जनरेशन में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि एक निश्चित समय में आपके व्यक्तियों की संख्या जब बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। तो आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट या जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रही है, जिससे जो मानव में आपकी
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे भोजन, कपड़े, आपके रहने के लिए। तो ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, जनसंख्या विस्फोट में उत्पन्न होती है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 2 बच्चे हैं। अगर आप 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के खाने के लिए हम एक एक रोटी देते हैं, ठीक। तो अगर जनसंख्या बढ़ गई तो बढ़ेगी, तो जहां हम एक बच्चे को एक रोटी देते हैं तो जनसंख्या बढ़ने पे एक में से हम बंटवारा करेंगे ना, तो क्या करेगा, उस बच्चे का जो आपका पेट रहेगा वो भर नहीं पाएगा और रहने के लिए स्थान। तो देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण आप क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। बहुत तेजी से आप क्या कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर जो पेड़ हैं, अगर पेड़ रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे, आपके लिए लकड़ी देंगे। तो मतलब जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें आपको देते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने से इन चीजों पे क्या हो रही है, क्षति हो रही है। तो पहला समझ में आ गया होगा। अब जनसंख्या में जो जन्म दर है, जनसंख्या में 2 होती है, एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर। तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में जन्म दर क्या हो रही, ज्यादा हो रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। मतलब कि जो उत्पत्ति करने की क्षमता होती है वो ज्यादा हो रही है। जहां एक पर्सन के लिए 2 बच्चे होने चाहिए, वहां एक पर्सन क्या कर रहा है कि अपने आवश्यकता या अपने सारे शरीर के जब संबंध बनाता है तो क्या करता है, एक के बदले 4 बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा करना उचित नहीं है, इसको हमको क्या करना, नियंत्रित करना होगा। दूसरा है यौन संबंधी शिक्षा। अब हमको क्या करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उनको हमको बताना चाहिए कि जो यौन संबंधित है कि आप में पुरुष जनन तंत्र होते हैं, मादा जनन तंत्र होते हैं, पुरुष जनन तंत्र में ये होती है, माता जनन तंत्र में ये होता है। तो उनसे भी हमको क्या करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए। तीसरा है यौन संबंधित अपराध, कि अब जब बच्चे या जो आपके पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो क्या करते हैं, यौन संबंधित अपराध करते हैं। यौन संबंधित अपराध मतलब कि वो क्या करेंगे, जब शिक्षित नहीं रहेंगे, जब आपकी गर्भधारण होगी तो जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो क्या करते हैं, गर्भ समापन की ओर बढ़ने लगते हैं। अगला है यौन संचारित रोग। अब यौन संचारित रोग भी शिक्षा के अभाव के कारण होता है। इनमें व्यक्ति क्या करते हैं कि जो यौन संबंधित शिक्षा है उनको हमको देना चाहिए, या जो यौन संबंधित रोग है जिसको हम बोलते हैं AIDS, ये जो एड्स है इसको हिंदी बोलते हैं एड्स, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। यह रोग किसी महिला या पुरुष, जब कोई पुरुष जब किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके थ्रू क्या करती है, आपकी ये जो आपकी एड्स है ये HIV वायरस के कारण होते हैं। तो जब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति या पुरुष को एड्स है, जब वो किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उसको पता नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एड्स उनके अंदर जाएंगे और उनमें क्या करेंगे, इस रोग को उत्पन्न करेंगे। और ये एड्स क्या, और एड्स कैसे फैलते हैं, आप देखते होंगे कि जो भी आपके डॉक्टर होते हैं वो एक ही सिरिंज को एक पर्सन पे प्रयोग करते हैं। क्या पता उस सिरिंज को लगाएं जब दूसरे पर्सन को, तो उस सिरिंज के माध्यम से उस व्यक्ति को भी वो रोग फैल जाए। इसलिए जो आप देखते होंगे जो भी डॉक्टर होंगे वो क्या करते हैं, एक सिरिंज एक पर्सन को ही क्या करते हैं, लगाते हैं। बाल विवाह, बाल विवाह मतलब कि जो आपकी इसका भी अशिक्षा के अभाव से है कि जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो लोग क्या कर देते हैं, कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं। तो ये भी आपका एक यौन संबंधित समस्याएं हैं कि कम उम्र में
आप अपने बच्चों का क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। लेकिन उसके लिए भी मतलब शादी विवाह के लिए भी एक एज का होना आवश्यक है। अगर एक एज के बाद आप शादी करते हैं तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं होती हैं वो क्या करेंगी, उत्पन्न नहीं होंगी। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यनीति। अब समस्याएं होने पर हम उनकी कार्यनीति क्या करेंगे, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन मतलब कि परिवार में नियोजन, कि परिवार में जनसंख्या को बनाए रखने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जैसे हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ज्यादा होना चाहिए तो भारत सरकार ने एक रूल निकाला है, हम दो हमारे दो। जो आपके परिवार नियोजन कार्यक्रम है, इसका गठन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हम क्या करते हैं, परिवार को नियंत्रित करते हैं। बाद में इसको हम क्या कर देते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम। कब, इसका सन है 1977 ईस्वी में। इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम क्या बोल दिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो अगला है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में RCH, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ। तो इनके अंदर कुछ आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल। अब क्या होता है कि गांव भरों में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको क्या करते हैं लोग कि अब काम करते रहिए, काम करते रहिए। उस बच्चों के लिए बच्चों के साथ साथ जो माँ होती हैं उनका क्या होता है कि उनके बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो महिला होती है वो क्या करती है कि उनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए जब आपकी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है या गर्भ धारण कर लेती है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, या उसको हमको क्या करना चाहिए, कुछ सुविधा देना चाहिए। जैसे आप क्या बैठे तो पीढ़ा लेकर बैठे, और गढ़ू सामान को ना उठाएं, झाड़ू ज्यादा तक झुक तक न लगाएं। तो ये सारी समस्याओं को क्या करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। अगला है जनसंख्या स्थिरता। तो जनसंख्या को भी हमको क्या करना चाहिए, एक स्थिर में लाना चाहिए। अगला है विवाह योग्य आयु। तो अब विवाह योग्य आयु होती है 18 से 21। तो हमको क्या करना चाहिए, 18 से 21 के उम्र में या 21 के बाद क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी जनन अंग है वो मेच्योर हो जाए, और जो हमारी मेच्योरिटी है वो भी क्या हो जाए, एकदम परिपक्व हो जाए। यौन संबंधी शिक्षा कि हमको चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उनको हमको यौन संबंधी शिक्षा देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यौन संबंधी शिक्षा न होने के कारण जो लड़का होता है वो लड़कियों को क्या करता है, गलत ठहराने लगता है। तो उनको क्या करना चाहिए कि दोनों में समानता होनी चाहिए, ये नहीं कि एक में समानता है और एक में असमानता। तो इस कंडीशन में हमको यौन शिक्षा, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, उनको एकदम अच्छे तरीकों से शिक्षा को देना चाहिए। तो ये रही आपके जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्य नीति। तो आई होप आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये अगला क्वेश्चन है, ये आपके जो पेपर है, पेपर के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अंतःपात्रे निषेचन को व्यक्त कीजिए। अंतःपात्रे निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है अंतःपात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो अंतःपात्रे निषेचन इसलिए होता है या यह क्रिया तब होती है कि जब आपके माता से अंडाणु निकाला जाता है और पुरुष से शुक्राणु निकाला जाता है। इसको प्रयोगशाला, जो ये विधि है, ये विधि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होती है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला के कुछ उपकरण के माध्यम से हम पुरुष से शुक्राणु को निकालते हैं और मादा से अंडाणु को निकालते हैं। उसको हम एक परख नली में क्या करते हैं, उस शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करवाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतःपात्र निषेचन, या इस
क्रिया को हम बोलते हैं। इसके फलस्वरूप जब आपके शिशु का जन्म होता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं परक नली शिशु। तो आइए हम समझाते हैं कि जब शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, ये बॉडी के अंदर नहीं होगी, इस तकनीक का प्रयोग हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में करेंगे या लैब में करेंगे। इस तकनीकी का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं और जो महिला होती है, महिला के शरीर से अंडाणु को निकालते हैं और जो पुरुष होता है, पुरुष के शरीर से शुक्राणु निकालते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु हम निकालेंगे कैसे, तो जब इस विधि को हम प्रयोगशाला में करेंगे तो प्रयोगशाला में कुछ आपके उपकरण रखे रहते हैं, तो उसके थ्रू हम निकालते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक परक नली होता है। तो आइए चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि ये आपका एक परक नली हो गया, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, परक नली। तो इस परक नली में हम क्या करते हैं कि आपके पुरुष से क्या निकालते हैं, शुक्राणु, और मादा से क्या निकालते हैं, अंडाणु। ठीक, कि इस तकनीकी का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। पुरुष के शरीर से शुक्राणु निकालते हैं, मादा के शरीर से अंडाणु निकालते हैं, और इस अंडाणु आप जानते हैं कि ऐसे होते हैं, इसमें केंद्रक होता है। इसके साथ आपका जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को हम क्या करते हैं, निषेचित करवाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं, इसका केंद्रक इसके साथ मिलेगा, इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचित करवाने के बाद हम ये निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनज का या जाइगोट का। जाइगोट की संख्या कितनी होती है, 2n। कि इस युग्मनज को हम क्या करेंगे, मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर देंगे, और जब तक आपका जो शिशु होता है वो मादा के गर्भ में रहता है, और जब शिशु आपके बाहर निकल आता है तो उसको हम बोलते हैं परक नली शिशु। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि जो अंतःपात्र निषेचन होता है, इस क्रिया में हम क्या करते हैं कि यह क्रिया प्रयोगशाला में प्रयुक्त होती है। इनमें हम पुरुष के शरीर से शुक्राणु को लेते हैं, मादा के शरीर से अंडाणु को लेते हैं, इनको एक परक नली में निषेचित करवाते हैं। निषेचित करने के बाद ये जो आपका जाइगोट है, इसको हम क्या करते हैं, मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। अब जब स्थानांतरित करेंगे, स्थानांतरित तो इनको पोषण तो इस परक नली में नहीं मिलेगा ना, इसको पोषण देने के लिए हम माता के गर्भाशय में डालते हैं, और ये क्या करता है, 9 मंथ तक वहां पर परिपक्व होता है, और 9 मंथ के बाद ये बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परक नली शिशु। तो आइए इसको हम आपको लिख करके समझाते हैं कि जब शरीर के बाहर प्रयोगशाला में महिला के शरीर से अंडाणु तथा नर के शरीर से शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया को एक परक नली में कराई जाती है, तो इसे अंतःपात्र निषेचन कहते हैं। इसके बाद भ्रूण महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां पर गर्भ पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है, और उस शिशु को हम बोलते हैं परक नली शिशु। तो आपको अंतःपात्र निषेचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला ये क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख करिए। तो परिवार नियोजन क्या होता है कि एक सीमित परिवार होना भी क्या होती है, जरूरी होती है। ये नहीं कि अब देख रहे होंगे कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर आत्म संयम को नहीं बनाए रखते हैं, तो वो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दर्जनों की लाइन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्रिया
परिवार नियोजन नहीं कहलाएगी, वो तो जनसंख्या वृद्धि दर में कहला जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए कि परिवार को सीमित रखना चाहिए। तो परिवार को सीमित रखना क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। तो जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवारों में संतानोत्पत्ति, मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, संतानोत्पत्ति की दर नियंत्रित करके मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? परिवार नियोजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको दर्जनों भर की लाइन नहीं लगानी है, हमको क्या करना है? एक सीमित परिवार रखना है। कम से कम एक सीमित परिवार में 5 मेंबर तो होने ही चाहिए। तो ये नहीं कि 12, 10, 15, एक सीमित परिवार का भी होना जरूरी है कि आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो एक सीमित आंकड़े में पैदा करिए। तो इस परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं, किन किन विधियों से हम क्या करते हैं? परिवार को नियोजित या परिवार को नियंत्रित रख सकते हैं। तो इस विधि जो आपके परिवार नियोजन की विधियां हैं वो निम्न प्रकार की होती है। जैसे नसबंदी, नसबंदी हम किस में करते हैं? पुरुषों में करते हैं। नालबंदी, नालबंदी हम किस में क्या करते हैं? महिलाओं में करते हैं। कुछ आपकी परिवार नियोजन को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, और अपने अंदर तो खुद आत्म संयम बनाए रखिए। 1-2 तो हो गया तो चलिए वो बात तो बात है, लेकिन 1-2 के बाद भी आप करें कि अपने अंदर आत्म संयम को बनाए रखें। तो जो विधियां हैं, नसबंदी, नालबंदी, कंडोम का प्रयोग करें, गर्भ निरोधक गोलियां में जिस गोलियों का प्रयोग करते हो हैं, माला डी आता है, सहेली आती है, और अंतः गर्भाशयी यंत्र, इसको हम बोलते हैं IUD, और लास्ट है आपका आत्म संयम, कि आप अपने अंदर आत्म संयम को बनाए रखिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक एक को आपको चित्र के थ्रू, तो बायोलॉजी कहता है आप हमको चित्र के माध्यम से जानिए। अगर आपको चित्र आता है तो आप क्या करेंगे? पेपर में लिख डालेंगे। तो चलिए नसबंदी, तो नसबंदी किसमें होती है? पुरुष में। और नालबंदी किसमें होती है? महिला में। तो क्या होती है नसबंदी? तो नसबंदी के लिए पहले हम क्या करेंगे? एक पुरुष जनन तंत्र की संरचना बनाएंगे। सा डायग्राम रफली आपको बनाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतना फिगर बनाएंगे अच्छे से कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है? समान पुरुष जनन की संरचना होती है। तो इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि आप जानते हैं ये आपका वृषण है। वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। शुक्राणु को ले जाने वाली को नली को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। इस शुक्र वाहिनी नली को हम क्या करते हैं? इस पे कट लगाकर उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इस शुक्र वाहिनी नली को हम कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद इसको हम जोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी नलिका को काट कर जोड़ देना, ताकि शुक्राणु आगे न जा सके। तो आपको समझ में आया? नसबंदी में हम क्या करते हैं कि जो शुक्राणु तो उत्पन्न होती है वृषण में, शुक्राणु को ले जाने वाली को शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। इसी शुक्रवाहिनी नलिका को हम क्या करते हैं? काट करके उस पे एक बांध लगा देते हैं, ताकि जो भी शुक्राणु उत्पन्न हो वो क्या करे? आपके शुक्रवाहिनी नलिका में प्रवेश न कर पाए। इस कंडीशन में भी जब कोई पुरुष किसी महिला के स्थायी संबंध बनाएगा तो उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता बिल्कुल न के बराबर होगी। तो नसबंदी समझ में आ गया। आइए अगला चलते हैं। ये आपका है नसबंदी। आगे अगला है नालबंदी।
नालबंदी। नालबंदी किसमें होता है? महिला में। तो ऐसे ही महिला में, जो महिला में अगर महिला जनन तंत्र की संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार होती है। अपने डायग्राम हम बना रहे हैं। ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु किस नली से जाता है आगे? अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका। इसी जगह आपके जो मानव होती है, मानव में निषेचन होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी अंडवाहिनी नलिका को कट लगा करके उसको बांध देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अंडवाहिनी नलिका को काट कर बांध देना। ठीक। तो नालबंदी में हम क्या करते हैं कि नालबंदी में जो शुक्राणु जिस नली से आगे जाती है उसको हम अंडवाहिनी नलिका करते हैं। इसी अंडवाहिनी में जो आपके पुरुष से शुक्राणु जाते हैं और जो महिला से अंडाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इसी जगह निषेचित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी जगह काट करके हम बांध लगा देते हैं। अब इधर से शुक्राणु जाएंगे नहीं और इधर से अंडाणु नहीं निकलेंगे। अंडाणु अगर निकलती है तो जब बांध लेंगे तो यहाँ तक रुक जाएगी ना, और इधर से शुक्राणु जाएगा तो इसी जगह रुक जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जब कोई पुरुष या कोई महिला शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, परिवार नियोजित कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी संतानों उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर रहेगी। तो आपको नसबंदी और नालबंदी समझ में आ गया। अगला है आपका कंडोम। कंडोम, चलिए हम बताते हैं कंडोम क्या होता है कि परिवार नियोजन को नियंत्रित करने के लिए हम अगला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। कंडोम, कंडोम एक क्या होता है कि एक प्लास्टिक की जैसी पतली प्लास्टिक होती है, वैसी संरचना दिखाई देती है। तो ये क्या है? कंडोम, पतली झिल्ली। तो जो कंडोम क्या होता है कि कंडोम एक पतली झिल्ली की समान संरचना होती है। इसको कौन यूज करता है सामान? तो जो कंडोम को यूज करते हैं वो पुरुष करते हैं। इस कंडोम का प्रयोग करके जो पुरुष होता है अगर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है या बनाता है तो उनसे जो निकलने वाले आपके शुक्राणु होते हैं वो इसी कंडोम में ही रह जाते हैं। तो ये आपका एक बैरियर का काम करता है, एक रोधक होती है। तो इस कंडीशन में भी आप परिवार को नियोजित कर सकते हैं कि इस कंडीशन में भी जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो जो शुक्राणु होती है इस कंडोम में ही रह जाती है और मादा के आपके योनि में नहीं पहुंच पाती है या मादा के गर्भाशय में नहीं पहुंच पाती है। तो कंडोम के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या या परिवार को नियोजित कर सकते हैं। अगला है आपका गर्भ निरोधक गोलियां। अगर किसी कारणवश आपके बॉडी में गर्भ में आपके बच्चे पल गए, क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां, कि आपके क्या करें कि हम अपने अंदर आत्म संयम नहीं बना पाए। इस कंडीशन में क्या होती है कि जो आपकी मादा होती है, मादा में बच्चे स्थापित हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो महिला होती है वो परिवार नियोजित करने के लिए कुछ मेडिसिन या कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कर सकती है, जिसमें से आपका माला डी और कच्ची सहेली। अगला है अंतः गर्भाशयी यंत्र, जिसको हम बोलते हैं IUD। ये IUD क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो जो इंट्रा यहाँ पे हम बना देते हैं, यह समझा देते हैं कि जो IUD
IUD। ये आपका पहला है, ये दूसरा है, आपका ये तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। IUD क्या होती है? एक कॉपर या एक किसकी बनी होती है? कॉपर या तांबे की। तो ये क्या होती है? कॉपर या तांबे की बनी हुई एक यंत्र होती है। इस यंत्र को हम क्या करते हैं? मादा के गर्भाशय में फिट कर देते हैं, जिससे उनमें क्या होते हैं? गर्भ स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो ये रहा आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि कॉपर और तांबे की बनी होती है। और अगला है आत्मसंयम। तो परिवार को नियोजित रखने के लिए महिला और पुरुष में भी आत्मसंयम होना चाहिए। आत्मसंयम का मतलब कि अपने जो इमोशन है उनको हम क्या करें? कंट्रोल में रखें या नियंत्रित में रखें। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? परिवार को नियोजित कर सकते हैं। तो ये रहा आपके जो परिवार नियोजन की विधियां हैं, इसको हमने आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाए हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा गर्भ समापन मतलब MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है MTP या चिकित्सा सगर्भता समापन? तो जो चिकित्सा सगर्भता समापन है, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी घर में, उस घर में या ऐसा परिवार जहां पे लड़कों को पुरुष प्रधान माना जाता है, कि लड़कों को महत्व दिया जाता है, उस कंडीशन में अगर कोई माँ है, उसके गर्भ में लड़की हो गई कि लड़की पल रही है, तो उस कंडीशन में क्या कराते हैं उनके घर वाले? MTP, चिकित्सीय सगर्भता समापन। मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारे वंश को सिर्फ लड़का बढ़ा सकता है, लड़की नहीं। तो इस कंडीशन में उस घर वाले क्या करते हैं कि वहां जाकर के आपके लिंग का पता लगवाते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, और लड़का रहता है तो सही है, बल्ले बल्ले। अगर लड़की है तो क्या करते हैं, वहां हम क्या करते हैं? लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो यही होता है MTP या चिकित्सा गर्भ समापन। तो जो आपका, आइए इसको हम आपको समझाते हैं कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने 1971 में लागू किया। इस एक्ट के द्वारा या अनुसार माँ के गर्भ में पल रहे फीटस उस कंडीशन को कहा जाता है कि जब आपके गर्भता हो जाती है या गर्भ धारण कर लेती हैं जो महिला होती हैं, तो उसके 6 या 7 सप्ताह तक हम क्या करते हैं? MTP करवा सकते हैं। उसके बाद MTP नहीं करवा सकते हैं। तो फीटस के जन्म से पहले ही उनमें लिंग, मतलब कि वो नर है कि मादा है, का पता करते हैं। और गर्भ में अगर लड़का है तो उसको खत्म नहीं करते हैं, अगर लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। यही कहलाता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। सरकार ने MTP में सगर्भता के पहले तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह की अवधि में कराए जाने वाला MTP अपेक्षाकृत माना जाता है। तो हमने बताया है कि आपके 6 से 7 सप्ताह के अंदर ही MTP करवाते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भ्रूण हत्या करवाना एक कानूनी अपराध है। क्यों आप लड़कों को ही प्रधान मानते हैं? क्या लड़कियां हैं आपके जो आपकी नस्ल को उत्पन्न नहीं कर सकती? तो अगर हम देखा जाए तो लड़कियां ही क्या करती हैं? नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। क्या जरूरी थोड़ी है कि लड़के ही बढ़ा सकते? बस लड़के शुक्राणु देते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि घर वालों का सोच होता है कि जो लड़के हैं वही हमारे नस्ल को या वंश को आगे बढ़ा सकते। तो आई थिंक कि ये सोच गलत है। समानता दोनों को दी जानी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। आज के इस युग में लड़की किस क्षेत्र में आगे नहीं जा रही है। तो हम बताना चाहते हैं कि जो परिवार है, आप भी अपने बेटे को उतना ही अधिकार दीजिए जितना आप अपने बेटे को अधिकार देती हैं। बेटे से भी ऊपर अधिकार बेटी को दीजिए, ताकि आपकी बेटी जो आपके लड़के नहीं कर सकते वो आपकी बेटी करके दिखाती है।
तो जो घर वाले की सोच है आपके एमटीपी को लेकर के, तो वो बहुत आपका गंदी विचार है। तो एमटीपी हम किस केस में करवाते हैं? तो एमटीपी केवल उन्हीं परिस्थितियों में कराई जा सकती है, रेप मतलब जब कोई रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है, या माँ या बच्चों में से गंभीर स्थिति होती है कि आप बच्चे को बचाइए या माँ को बचाइए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एमटीपी करवाते हैं, जो कि आपका बहुत अ, आपकी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की कानूनी अपराध होती है। तो आपको एमटीपी या चिकित्सीय गर्भ समापन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो ये आपके चारों क्वेश्चन आपको बताए गए, ये आपके पेपर से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर की दृष्टिकोण से देखते हुए इस चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा।